हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद सोहेल। सो गाइस, पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट फर्स्ट को समझा था, जिसके अंदर के हमने उसका मीनिंग, इम्पोर्टेंस और उसकी प्रोसेस के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। अब हम पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसके अंदर की जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड रह गए थे, उन सभी टॉपिक्स को हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाता है जिसके अंदर के हम जो भी मैनेजरियल और ऑपरेशनल एक्टिविटीज टास्क होते हैं हमारे, उसको हम परफॉर्म करते हैं। और ये हमें ऐसा रिलेशन बताता है लोगों के, काम के और रिसोर्सेज के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसके उसके बारे में ये स्ट्रक्चर ही हमें समझाता है अच्छी तरह से। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, ये दो टाइप्स के स्ट्रक्चर इसके अंदर आते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फंक्शंस के बेस पर हम इसको ग्रुपिंग कर देते हैं अलग अलग जॉब्स को, जो कि सिमिलर नेचर की होती हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि जो भी हमारी वर्क है, जो भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू प्रोडक्शन से है, उसको हम ग्रुप कर देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जो भी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर बना देते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने टास्क के अंदर, अपने वर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं बहुत अच्छी तरह और एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं। एंड प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एक तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करके रखता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से सुपरविजन होता है, कोई भी लड़ाई झगड़े और कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज नहीं होती है। एंड थर्ड इज इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये जो है इंक्रीज करके रखता है जो मैनेजरियल है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में अच्छी खासी प्रॉफिट हो सके और अच्छी खासा प्रोडक्टिविटी आ सके बनकर। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जवाबदेही किसकी होगी अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हुआ, तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो जवाब देगा। इसको प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो अचीव नहीं हुआ। एंड सेकंड इज प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, जो भी मतलब आपसी में सहमति की जो भी बात है, कोऑर्डिनेशन है, उसका भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है। थर्ड है इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं होता है। अगर हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र करना चाहें किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, तो हम ये करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब हम देख लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ये जो भी लार्ज साइज में होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती हैं, ये उनके अंदर यूज़ होता है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन ये सब बनाती है एक कंपनी। जो भी एक्टिविटीज़ मेडिसिन से रिलेटेड होंगी वो अंडर मेडिसिन के डिपार्टमेंट में आएंगी, जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है वो टेक्सटाइल के डिपार्टमेंट में आएंगी। एंड इसके जो एडवांटेजेस हैं वो है, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब कि ये एक प्रोडक्ट पर स्पेशलाइज्ड तरीके से नॉलेज होती है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाता है। और फास्ट डिसीजन मेकिंग, इसके अंदर जो डिसीजन की प्रोसेस होती है वो बहुत फास्ट होती है। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जब फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो लीड करेगी फ्लेक्सिबिलिटी को। एंड लास्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब कि जब हम नए नए डिपार्टमेंट्स बनाएंगे उसके अंदर, तो जो भी काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो हमारा एक्सपेंशन और ग्रोथ बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट को जब ज़्यादा से ज़्यादा हम डिवाइड करके रखेंगे तो उसमें वर्किंग भी ज़्यादा होगी, जिसके लिए हमें ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड प्रोडक्ट फोकस ऑन डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे और एक कॉमन जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को उसको भूल जाएंगे। ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका। ये थे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ लेते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लान्ड स्ट्रक्चर डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये इस तरीके से प्लान करी जाती हैं, बनाई जाती हैं
मैनेजमेंट के द्वारा कि जो भी हमारा पर्टिकुलर काम है, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको हम अच्छी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। एकम्प्लिश मीनिंग पूरा कर सकें। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसके अंदर जो है सिस्टमेटिक वर्किंग होती है, बहुत प्रॉपरली वर्क कर पाते हैं। एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे इजीली हम अचीव कर पाते हैं इसके अंदर। एंड थर्ड वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता होती है कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, कौन उनका बॉस है, हु रिपोर्ट्स टू हुम वाला सिस्टम इसमें चलता है। एंड फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन, मतलब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहता है। एंड अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो भी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स हैं उनको ये इग्नोर करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेट रहते हैं। एंड एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, मतलब कि जो ज़्यादा जोर रहता है वो सिर्फ काम पर ही रहता है कि किस तरीके से काम को पूरा करा जाए। जो भी एम्प्लॉयज़ का ह्यूमन रिलेशंस है और जो भी क्रिएटिविटी उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, इसके अंदर इग्नोर करा जाता है उसको। अब हम देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव राइज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ आर नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो भी लोग हैं उनको आपसी में इंटरेक्ट करना, जिससे कि सोशल रिलेशनशिप उनका बढ़े एम्प्लॉयज़ का, इसको ही हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। सो इसके अंदर फास्ट कम्युनिकेशन रहता है, हम इजीली एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपसी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड फुलफिल सोशल नीड्स, और ये जो सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं ह्यूमन की उसको भी फुलफिल करता है। और इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो हैं स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, मतलब कि कोई भी र्यूमर्स है वो इजीली बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्प्रेड हो जाता है, जो कि फैल जाता है, जो कि मिसलीड करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के। एंड सेकंड वन इज नो सिस्टमेटिक वर्किंग, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो स्मूथली इसमें फंक्शन नहीं करा जाता है, सिस्टमेटिकली वर्क इसमें नहीं होता है। सो ये था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं डेलीगेशन क्या है। सो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, मतलब कि ये एक डाउनवर्ड ट्रांसफर है अथॉरिटी का सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट्स तक, जिसको कि हम डेलीगेशन कहते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन है वो है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है कि पावर टू टेक डिसीजंस, जब हम एम्प्लॉयज़ में डेलीगेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सो ये भी उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनको हम कुछ अथॉरिटी भी प्रोवाइड करें। सो हम इसको अथॉरिटी को डेलीगेट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो कि होती है डाउनवर्ड, मतलब कि सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट्स तक। और सेकंड एलिमेंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि जो भी काम एम्प्लॉयज़ को दिया गया है उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करना है, जो भी असाइन करी गई है उसे ड्यूटी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा वो उसके लिए। ये जो अराइज होता है वो अराइज होता है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट से। एंड जो है अकाउंटेबिलिटी थर्ड एलिमेंट, मतलब कि जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके लिए आप आंसरेबल हो अपने सुपीरियर को, मतलब आपकी जवाबदेही है, अब अकाउंटेबल हो। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। सो फर्स्ट है अफेक्टिव मैनेजमेंट, जब मैनेजर्स अपने वर्क को, जो भी रूटीन वर्क है उसको एम्प्लॉयज़ में पास कर देते हैं, सो इससे क्या हेल्प होती है कि जो भी वो उनका काम है दूसरा उस पर वो अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, जिससे कि अफेक्टिवली मैनेजमेंट होती है। एंड सेकेंड इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मतलब कि जब हम अलग अलग अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं एम्प्लॉयज़ तक, सो उससे क्या होता है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो अपने वर्क को यूटिलाइज कर पाएँ और अपने टैलेंट को उभार पाएँ, जिससे कि उनका डेवलपमेंट होता है। थर्ड इज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब डेलीगेशन हेल्प करती है कि जो भी एम्प्लॉयज़ का साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स पहुंचाने में उसे, जिससे कि वो मोटिवेट हो सकें। फोर्थ इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब कि डेलीगेशन है उससे ना ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होता है और उसकी ग्रोथ बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की। एंड फिफ्थ इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, मतलब कि जो भी डेलीगेशन का प्रोसेस होता है उससे क्या होता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन अच्छे होते हैं, जिससे कि एक बेस बनता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। एंड लास्ट वन इज बेटर कोऑर्डिनेशन,
जो भी एलिमेंट्स है डेलीगेशन के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, वो इस चीज़ में हमें हेल्प करते हैं कि जो भी पावर्स, ड्यूटीज़ और जवाबदेही ये रिलेटेड टू वेरियस पोजीशंस, मतलब कि वेरियस जॉब पोजीशंस की इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे, ये इसमें हेल्पफुल रहता है। एंड अब हम देख लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि सिस्टमैटिकली तरीके से अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना हर एक लेवल पर मैनेजमेंट के। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, मतलब कि ये प्रमोट करता है, सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं इसमें सबऑर्डिनेट्स, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है। एंड सेकंड इज डेवलप्स मैनेजरियल ट्रेनिंग फॉर द फ्यूचर, मतलब कि जो ट्रेनिंग उनको मिलती है जिससे कि वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ वर्क कर पाए फ्यूचर में, ताकि उनका मैनेजर पोजीशंस पर उनका प्रमोशन हो पाए। एंड थर्ड इज क्विक डिसीजन मेकिंग, जब हम अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग लेवल्स पर, सो सबके पास ये अथॉरिटी होती है सारे लेवल्स पर कि वह अपने डिसीजंस अच्छी तरह से ले पाए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। एंड फोर्थ वन इज रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, इसका मतलब यह है कि जब अथॉरिटी को हम लोअर और मिडिल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं उनको रिलीफ मिल जाता है। एंड फिफ्थ वन इज फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे जो है एक्सपेंशन होता है और ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी तरीके से। एंड सिक्स्थ वन इज बेटर कंट्रोल, मतलब कि इसके अंदर हम देख पाते हैं कि जो हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस है हर एक लेवल पर वो कैसा रहा है, इस तो हम कंट्रोल कर पाते हैं अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। एंड चैनल को आप तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग के साथ।